आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की जो आपकी किताब है राजनीतिक और सामाजिक जीवन, उससे संबंधित हास्याकरण से निपटना पाठ 8 जो है उसको पढ़ेंगे। यह आपका कार्यपत्रक संख्या 15 है जो कि 10 सितंबर के लिए है। छात्रों, इससे पहले की वर्कशीट में है आप हास्याकरण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हास्याकरण क्या होता है, इसकी कैसी पहचान है, इसके क्या लक्षण हैं और हास्याकरण के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं, ये सब आपने जाना है। अब हास्याकरण से निपटना, कैसे जो हास्याकृत समाज है, जो समूह है या कोई जाति विशेष है या कोई वर्ग है, उसको कैसे उस हास्याकृत समाज से, वर्ग से उठा करके जो सामान्य समाज है, जो सामान्य जनजीवन है, जो सामान्य लोग हैं, उनमें कैसे ले आया जाए, उनका कैसे सामाजिकरण किया जाए और कैसे उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अब शुरू करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा। तो हास्याकरण से निपटने का बहुत उम्दा हथियार है। आपको पता है, जो अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ होती हैं, यह बहुत ही निम्न वर्ग होता है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा होता है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा होता है, गरीब होता है। तो इनका जो भेदभाव है, इनके साथ शोषण बहुत दिनों से चलता आ रहा है। ये सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी इनके लिए बनाए गए हैं, जिनमें से इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। तो इसीलिए सरकार ने इस समूह को सशक्त करने के लिए, हास्याकरण से इनसे निपटने के लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं। उसमें क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में एक अधिनियम बनाया, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अब देखिए, एससी को शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, एसटी को शेड्यूल्ड ट्राइब इंग्लिश में बोलते हैं। तो यह कानून बनाए गए। कानून के क्या प्रावधान थे, इसको पढ़ लेते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। प्राचीन काल में अनुसूचित जातियों को क्या किया जाता था, उनको गंदा पदार्थ जैसे मैला खिला दिया जाता था, कोई गंदी मिट्टी खिला दी जाती थी, नाले पे वो कोई ऐसा काम करते थे तो उनको लोग खिला देते थे, उच्च जातियों के लोग। जैसे मान लीजिए कि वो कोई जाति है, उच्च जाति का घर है, उनके घर जाके उनका बर्तन छू दिया, मंदिर पर बैठ गया, तो उसके साथ ऐसी अभी भी प्रावधान करते हैं। तो इसके लिए सज़ा का प्रावधान है कि ऐसा जो भी करेगा उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। दूसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना, चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, इस पर सजा का प्रावधान। आप देखते होंगे कई बार अनुसूचित जाति के लोगों को बांध के पीटा जाता है, उनके बाल मुड़वा दिए जाते हैं, उनको नंगा करके घुमाया जाता है, उनके मुंह पे काली पोत दी जाती है, गधे पे बिठा के घुमाया जाता है। इन सब के लिए भी प्रावधान कर दिया गया है, और जो लोग ऐसा करते हैं, जैसे ही उनके खिलाफ शिकायत होती है, उन पर केस शुरू हो जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान। तो जो भी सरकार द्वारा कई बार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को कुछ ज़मीनें दी जाती हैं पट्टे पर, या उनको आवंटित की जाती हैं ताकि उनके पास भी ज़मीन हो सके, वह भी वहाँ पे खेती कर सकें या रहने के लिए रह सकें। तो ऐसी ज़मीन पे अगर कोई कब्जा करता है, उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। चौथा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ ज़बरदस्ती करने पर सज़ा का प्रावधान है। तो कोई भी अनुसूचित जाति की महिला है, उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय किया जा रहा है या उसे अपमानित किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी सज़ा का प्रावधान है। तो आपने देखा किन किन कारणों के लिए सज़ा के प्रावधान है। इसके अलावा यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। तो उस समय समुदाय, जो SC/ST समुदाय था, उनके खिलाफ बहुत अत्याचार होते थे, उनकी स्थिति दयनीय थी, वो शोषण होता था। तो उनकी मांगों के आधार पर 1989 में यह कानून बना,
और कानून में जो अपराध के स्वरूप होता है, एक तो होता है खौफनाक अपराध। खौफनाक मतलब उसके ऊपर शारीरिक हमला करना, इसे बलात्कार कर लेना, मारना पीटना, ये सब होता है। और एक निंदनीय, निंदनीय मतलब क्या करना, उसको जाति का नाम लेकर गाली देना, अपमानित कर देना, उसके मुंह पे काली पोत देना, तो ये सब निंदनीय है। तो दोनों में फ़र्क करके दोषी को कानून के समक्ष लाने का प्रावधान था। अब एक और कानून था, आदिवासियों की मांगे और, तो आपने समझा कि कैसे आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि जो संवैधानिक कानून का उल्लंघन प्रदेश की सरकारें करती हैं। क्योंकि ये सरकारें क्या करती हैं, जो भी कंपनियां होती हैं लकड़ी की, पेपर मिल की या और भी कंपनियां, उनको बाकायदा ये आदेश देती हैं, उनको अधिकार देती हैं कि वहाँ पे जाके वहाँ के संसाधनों का दोहन करें। खनिज का है, जैसे कोयला है, कोयले वाला जाएगा जंगल से, वहाँ के जो जंगली जनजाति हैं उनको अपदस्थ कर देगा, भगा देगा, वहाँ पे अपना अधिकार जमाएगा, कंपनी स्थापित करेगा, जंगल काटेगा, उसे बेचेगा, लाभ वो कमाएगा। तो उनका आरोप है ऐसा प्रदेश की सरकारें करती हैं और वहाँ के लोगों को बेदखल कर देती हैं और इसके लिए उनको छूट देती हैं। अगर ये लोग विरोध करते हैं तो इनको जेल डाला जाता है, इनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जाता है। अब देखते हैं कई बार जो जंगली जीव होते हैं या बायोडाइवर्सिटी है, उसके पार्क बनाए जाते हैं। तो ऐसे जब पार्क बनाए जाते हैं, जैसे नेशनल पार्क या अभयारण्य बनाए जाते हैं, तो उसके कुछ कानून होते हैं। उन कानून के तहत क्या होता है कि अभयारण्य के कुछ हिस्से, जैसे मान लीजिए कि एक इतना बड़ा पार्क है, इसका जो कोर होता है, इसमें किसी भी मानवीय गतिविधि को परमिशन नहीं मिलता, आदेश नहीं मिलता है। यानी यहाँ पर अगर कोई आदिवासी होगा, ये अभयारण्य घोषित, तो इसको कहा जाएगा भैया अब तुम यहाँ से हटो, जाके इधर कहीं बस जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तो यहाँ से उनको हटा दिया जाता है। तो जो अभयारण्य आरक्षित घोषित करके उनको भी बेदखल कर दिया जाता है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। और उनका यह भी कहना है कि जब सरकार जो भी कंपनी लगाती है या जो संसाधनों का दोहन करती है, उन पर खूब पैसा खर्च करती है, तो अगर वहाँ से जो आदिवासी समूह बाहर आया है, उनका पुनर्स्थापना, यानी वो वहाँ से उनका घर उजड़ा है तो उनको कहीं अच्छी जगह घर बना के दे, उनके लिए स्कूल, विद्यालय, सड़क, सारे संसाधन क्यों नहीं सरकारें देती हैं, यह उनकी मांग है। अब प्रश्नों की तरफ आते हैं। प्रश्न देखिए क्या है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1900 बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जाहिर सी बात है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अधिनियम इन सबको हाशियाकरण से बचाने के लिए, इन सबको शोषण, अत्याचार एवं हाशियाकरण से बचाने के लिए या निपटने के लिए किया गया था। दूसरा है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अत्याचार अधिनियम के मुख्य बिंदु कौन से हैं। तो ऊपर देखिए आपके सामने 4 बिंदु हैं, आप चारों बिंदु लिख सकते हैं, चारों में से 3 भी लिख सकते हैं, मुख्य बिंदु आप इन्हें लिखिए। आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा है। देखिए, क्योंकि जंगलों में गैर आदिवासियों की घुसपैठ हो रही है, जंगल कट जा रहे हैं, अभयारण्य घोषित किए जा रहे हैं, इसलिए आदिवासियों की जो ज़मीन है उनका निवास स्थान वह कम होता जा रहा है। अब देखिए, आदिवासियों की जो मांगें थी किस प्रकार पूरी हुई। उनकी जो मांगें थी उसी प्रकार से इसको पूरा कैसे किया गया, यह बात उसमें है कि आदिवासियों की जो मांगें थी, जैसे ज़मीन है व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता, तो उस पर किया गया है। ऐसा हुआ तो वहाँ संविधान गरिमा बनाए रखने के लिए वापस ज़मीन मिलनी चाहिए, यह है, या उनके खिलाफ अपराध होगा, तो ऐसे कानून हैं। इस प्रकार से उनके जो है कानून की रक्षा की गई।
तो छात्रों, यह हाशियाकरण से बचने का जो निपटने का उपाय था, इसे आपने पढ़ करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।